हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों का भी ग्रेजुएशन पूरा हो गया है और आप जॉब की तलाश में हैं, तो यूपीएससी की तरफ से आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। यानी कि यूपीएससी ईपीएफओ की भर्ती है, ठीक है, जो कि 2025 है। यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती 2025। ईपीएफओ का अगर हम लोग बात करें तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी होता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसमें दोस्तों काफी अच्छी वैकेंसी आई है और बढ़िया पोस्ट है। इसमें आप देखें तो ग्रुप बी की भर्ती है, ठीक है। इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी खासी है और जॉब आपको ऑल इंडिया मिलेगी। तो आप यदि ग्रेजुएशन पास हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका एप्लीकेशन फी एकदम मिनिमम कॉस्ट रहने वाला है, ठीक है। इतना कम रहने वाला है जो कि आप सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यदि ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती 2025 के सारे डिटेल्स को समझेंगे। टोटल पोस्ट कितना है, पोस्ट का नेम क्या है, इसके लिए आपका योग्यता क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट को देखेंगे, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, सैलरी इसमें क्या मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, और सारा कुछ हो जाने के बाद फाइनल आपका इसमें जो है वर्क क्या होगा, यानी कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें और सारे डिटेल्स को अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे डिटेल्स को एक एक कर देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती 2025, ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसमें भर्ती आई है। टोटल पोस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट 230 है। टोटल 230 पोस्ट है। पोस्ट थोड़ी सी कम है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छी जॉब की पोस्ट जो है कम होती है। तो इसमें जॉब बहुत ही अच्छी है और इसमें पोस्ट 230 है। पोस्ट नेम का अगर हम लोग बात देखें, ठीक है, तो इसमें दो पोस्ट आई है, ईओ एओ और एपीएफसी। ईओ एओ कहने का मतलब है, ईओ का है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अगर हिंदी में बोले तो प्रवर्तन अधिकारी, और दूसरा है एओ यानी कि अकाउंटेंट ऑफिसर, लेखा अधिकारी। और दूसरा जो पोस्ट है वो है एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है, सहायक भविष्य निधि आयुक्त। तो दोनों जो पोस्ट है आपके लिए काफी बेहतर है। लेकिन हम लोग दोस्तों इसमें ईओ और एओ के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपका जो एजुकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी जो रखा गया हो, केवल आपका सिंपली ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। लेकिन एपीएफसी के लिए बहुत सारा इसमें जो है वो शैक्षणिक आपके पास होना चाहिए। तो हम लोग एपीएफसी के बारे में बात ना करेंगे, केवल ईओ एओ के बारे में बात करेंगे, जो कि टोटल 156 पोस्ट है, ठीक है, और बाकी एपीएफसी का ये 74 पोस्ट है। तो हम लोग 156 पोस्ट ईओ एओ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंटेंट ऑफिसर के बारे में। तो इसके लिए हम लोग एलिजिबिलिटी यानी योग्यता देखें तो आपका जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप इसके लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, वो आपका चाहे कोई सा भी स्ट्रीम रहा हो, कोई सा भी सब्जेक्ट रहा हो। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप हमको भर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज लिमिट को, कि इसमें आपका एज क्या होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम एज का बात इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन मिनिमम एज लोगों का जो है वो ग्रेजुएशन पास करते 18 प्लस हो ही जाता है, ठीक है। तो आपका यदि ग्रेजुएशन पास है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 18 ईयर यानी कि 18 साल से तो प्लस कर ही गए होंगे। यहाँ पे मैक्सिमम का बात है तो जनरल का 30 साल, सारे कैटेगरी वाइज अलग अलग है, ठीक है, जैसे कि जनरल का 30 साल है, ओबीसी का 35 साल, एससी एसटी 35 साल और पीडब्ल्यूडी का 40 साल। यानी कि हर एक कैटेगरी का जो है वो अलग अलग एज लिमिट है, ठीक है, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जनरल का 30 साल, ओबीसी का 33 साल, एससी एसटी 35 साल और पीडब्ल्यूडी का 40 साल है, ठीक है। अब इसके बावजूद भी इसमें जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिस प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन प्रत्येक भर्ती के लिए जो है कैटेगरी वाइज बटा है, उसी प्रकार से इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्लाई डेट, यानी कि फॉर्म आपका कब से अप्लाई होगा। तो फॉर्म जो है 29 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप फॉर्म को जो है, अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, आप भरना चाह रहे हैं फॉर्म को, तो फॉर्म को जल्दी ही भर देंगे, ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे। तो फॉर्म को आप जितना जल्दी हो सकता है भर देंगे। तो इसके लिए चूंकि अभी आपके पास समय है 18 अगस्त, ठीक है, तो फॉर्म को इस बीच में आप जरूर भर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में, क्योंकि एप्लीकेशन फी कभी-कभी किसी फॉर्म का इतना हाई रहता है ना, कि लोग एप्लीकेशन क्या बोले फी देख करके फॉर्म को नहीं भरते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन फी आपका जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 25 रुपया रखा गया है। कितना? ध्यान से सुनेंगे, मात्र 25 रुपया, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 25 रुपया।
वहीं पे अगर हम लोग बात करें SC, ST, PWD और फीमेल, ठीक है, फीमेल जो ऑल कैटेगरी के लिए, तो इनके लिए आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि 0 रुपया लगेगा। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भरेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि हर एक प्रकार से आपके लिए जो है बेनिफिट ही है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फी का बात करें तो जनरल, OBC, WS का मात्र 25 रुपया है, SC, ST, PWD और ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, किसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है 2 स्टेज में होगा, यानी 2 स्टेप में होगा, ठीक है। स्टेप 1 हम लोग देखें तो इसमें आपका प्री एग्जाम जो कि 2 घंटे का होगा और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 का यानी 1/3 का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेज 1 हो गया। आप यदि स्टेज 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप स्टेज 2 के लिए तैयार होंगे, जो कि इंटरव्यू है, यानी कि पहला में आपका एग्जाम होगा रिटन, जो कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, पेन पेपर बेस्ड होगा। और स्टेज 2 जो आपका इंटरव्यू होगा। तो आप यदि इन दोनों स्टेज को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप का जो है मेरिट में नाम आएगा तो आप फिर फाइनल इसके सिलेक्शन आपका हो जाएगा और आप इसमें अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सैलरी के बारे में, ठीक है, कि इसका सैलरी क्या रहने वाला है। तो इसमें सैलरी आप देख रहे हैं कि इसका जो है पे लेवल 8 का है, ठीक है, पे लेवल 8 का इसमें सैलरी है। तो इसका जो क्या बोले 47,000 कुछ रुपए करके बनेगा, और अगर ये बेसिक पे होगा और अगर पर मंथ आपका सैलरी देखा जाए तो करीब जो है आपका 85,000 के आसपास होगा, ठीक है। तो सैलरी काफी अच्छी है, सैलरी 85,000 कोई कम सैलरी नहीं है, ठीक है। और सिंपल आप ग्रेजुएशन पास कर लिया और 85,000 तो बहुत ही अच्छी है। इसमें थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि HRA DA जो आपके XYZ सिटी के तहत इस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन आपका जो मिनिमम 85,000 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम लोग टोटल पोस्ट, कौन सा पोस्ट के लिए बहाली है, आपको योग्यता क्या होना चाहिए, इसमें एज लिमिट, अप्लाई डेट, एप्लीकेशन फी और सिलेक्शन प्रोसेस और लास्ट में सैलरी को भी देख लीजिए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करेंगे कि इसमें आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वर्क यानी कि आपका काम क्या रहेगा, ठीक है, आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसका काम को भी देखते हैं। तो इसका जो काम है वो पहला प्रवर्तन संबंधी कार्य होता है, ठीक है, जैसे कि इन्फोर्समेंट ड्यूटीज, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं तो इनका ड्यूटी तो इन्फोर्समेंट में होगा ही, जैसे कि EPFO के अधीन आने वाले संस्थानों का निरीक्षण, जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसके अंतर्गत जो भी संस्थान आएगा उसमें आपका कोई इंडस्ट्रीज वगैरह ये सब हो सकता है, ठीक है। तो उनका जो है ये लोग निरीक्षण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अकाउंटेंट ऑफिसर, इसी में है, तो दोनों का काम साथ में होता है, ठीक है। इसमें कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं का योगदान, जैसे कोई कर्मचारी वगैरह है, इन सब का जो कंट्रीब्यूशन, इन सब का रिकॉर्ड रखना। उसके बाद फिर क्या बोले भविष्य निधि खातों का लेखा परीक्षण, ऑडिट और मिलान किया जाता है। गलत लेन देन या धोखाधड़ी की पहचान करना और रिपोर्ट करना, या ठीक है, यही लेखा और वित्तीय कार्य काम होता है। नेक्स्ट इनका अगर और भी काम देखें तो आ जाता है प्रशासनिक कार्य, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, ठीक है, जैसे कि कई सारे अधिकारियों को रिपोर्ट देना, मान लें कि इनके पास जो डाटा वो अपने ऊंचे अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे, ये सब इनका काम होगा। सदस्यों की सहायता, यानी कि अगर इनके साथ में जो है वो ऑफिसर या फिर पब्लिक के मिल के साथ में ये काम भी करेंगे, ठीक है, जैसे कि किन्हीं का कोई पैसा है, पेमेंट वगैरह है, वेतन है, किन्हीं का पेंशन है, इन सबों में यदि किसी प्रकार का आपका कोई दिक्कत होता है तो ये लोग मिल करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ठीक है। अदालती कार्यवाही में भाग ले, यानी कि लीगल प्रोसीडिंग में इनका काम होता है। जनसंपर्क और जन जागरूकता, पब्लिक इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस में ये लोग काम करते हैं। तो इनका जो है एक, ठीक है, ग्रुप बी का ये जॉब है जो कि नॉन ग्रेजुएटेड पद होता है। और यह दोस्तों भारत सरकार के जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अधीन आता है, जो कि काफी अच्छी नौकरी है। और आप इसके लिए यदि एलिजिबल हैं तो आप EO का फॉर्म जरूर भरेंगे। APFC में आपका बहुत सारा जो है वो एलिजिबिलिटी में आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, तो उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जो कम से कम एजुकेशन में, यानी कम से कम एलिजिबिलिटी में जो आपके लिए अच्छा जॉब है वो है EO, जिसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स में बात कर लिए। और उम्मीद है कि आप भी इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि UPSC EFO भर्ती का सारा डिटेल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।